चलो अभिष्ट मार्ग में चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। किसी से द्वेष हो नहीं, सभी से प्रेम भाव हो। किसी से द्वेष हो नहीं, सभी से प्रेम भाव हो। हृदय सभी से हो मिले, नहीं कहीं दुराव हो। तभी समर्थ भाव है, तभी समर्थ भाव है, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मत हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। नमस्कार, विदुष पैटर्न के इस आभासी मंच पर आप सभी का स्वागत। आज उजास मायनों का इन सर्च ऑफ मीनिंग के 28वें एपिसोड में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के चिंतन और जीवन के हवाले से आत्मीय संस्मरण और प्रेरक बातें हम करने जा रहे हैं रचनाकार रजनी गुप्त जी से। मैं रजनी गुप्त जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विदुष पैटर्न के इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है रजनी जी आपका विदुष पैटर्न के इस आभासी मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त आजादी मनाने का महीना होता है। अभी भी हवाओं में आजादी की स्प्रिट खुली हुई है। जब हम आज ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उजास मायनों का इन सर्च ऑफ मीनिंग का ये 28वां एपिसोड है और हम उजास मायनों में वर्तमान के महत्वपूर्ण लेखक और उन मेधाओं की उजास हमारे लिए लेकर आते हैं जिनकी उजास का उनके व्यक्तित्व बनाने में योगदान है। इस कड़ी में हमारी भाषा के महत्वपूर्ण कवि जिन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा, मैथिली शरण गुप्त जी, जो राष्ट्रीय चेतना प्रखर चेतना के प्रमुख कवि रहे, जिन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं दी, उन पर आज हम रजनी गुप्त जी के साथ बात करेंगे, उन्हें सुनेंगे। एक बार पुनः मैं रजनी गुप्त जी का स्वागत करता हूँ। रजनी गुप्त जी का जन्म झांसी चिरगांव में हुआ। आपने अपनी उच्च शिक्षा पीएचडी और एमफिल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्राप्त की है। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कहीं कुछ और कितने कटघरे, ये आम रास्ता नहीं, किशोरी का आसमां, एक न एक दिन, कुल जमा 20, नए समय का कोरस, एक नई सुबह, हाट बाजार, प्रेम संबंधों की कहानियां, अस्ताचल की धूप, फिर वहीं से शुरू, सुनो तो सही, बहेलिया समय में स्त्री, आजाद औरत कितनी आजाद, मुस्कुराती औरतें, आखिर क्यों लिखती हैं स्त्रियां, कहीं कुछ और, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के स्त्री विमर्श पाठ्यक्रम में शामिल भी हुआ है। स्त्री घर जो डायरी विधा है वो औरंगाबाद विश्वविद्यालय के एमए के कोर्स में शामिल हुआ है। सुनो तो सही आलोचनात्मक किताब हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास रामसिंह तिवारी ने भी शामिल किया है। इसके साथ ही राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त पर आधारित एक जीवनी परक उपन्यास है आपका कि याद जो करें सभी। आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें युवा लेखक सर्जना पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आपको मिला, आर्य स्मृति साहित्य सम्मान, किशोरी का आसमां पर अमृतलाल नागर पुरस्कार, कलमकार फाउंडेशन द्वारा अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में भी आपको पुरस्कार मिला, अस्ताचल की धूप कहानी संग्रह पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा रावी स्मृति सम्मान मिला, कितने कटघरे पर महादेवी वर्मा अवार्ड मिला। दर्जनों विश्वविद्यालयों में आपके रचनाओं पर एमफिल और पीएचडी हो चुकी है। आप सरकारी बैंक में मुख्य प्रबंधक राजभाषा अधिकारी के पद पर रही और सेवानिवृत्त हुई। मैं आज विदुष पैटर्न पर आपका बहुत स्वागत करता हूँ और मैं बहुत उत्सुक हूँ मैथिली शरण गुप्त के जीवन पर, उनकी रचनाओं पर सुनने के लिए। चूंकि आप चिरगांव से आती हैं तो आपके पास एक संस्मरण का बहुत सारा खजाना होगा और वो आपके उपन्यास में भी दिखाई दिया। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर रजनी गुप्त। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। और ये सचमुच मेरे लिए खुशी का अवसर है कि मुझे उजास मायनों में
दद्दा पर बोलने का मौका मिला। दरअसल जहाँ से आपका जीवन शुरू होता है और जिन जड़ों में बहुत उलझाव होता है, कटीली होती हैं जड़ें, उन जड़ों में से किसी भी पौधे का निकलना मुश्किल होता है। दरअसल चिरगांव बुंदेलखंड का झांसी जिले के पास में आने वाला बहुत छोटा-सा मामूली सा कस्बा है, जहाँ विकास की धारा, विकास की हवाएँ आज भी मुकम्मल तरीके से नहीं पहुँच पा रही हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए ये वहाँ पर रहना किन मायनों में कितना जीवटता दे गया, लेकिन ये मुझे अभी तक याद है कि मैं बहुत छोटी-सी थी, मेरा जन्म बॉर्न ब्रॉट अप जिसे कहते हैं जन्म और पालन-पोषण दद्दा के घर के आस-पास हुआ। मुझे अभी तक याद है कि मैं दद्दा के बड़े भाई से मेरे पिताजी की बुआ की ब्याही थी, शादी हुई थी। तो चूँकि उस परिवेश में हम छोटे छोटे बच्चे के रूप में बड़े हो रहे थे, तो वो किताबों की दुनिया मुझे मिली वहाँ। एक समृद्ध पुस्तकें जो है कहीं जिसके भी घर में जाओ, कुछ ना कुछ किताबें पड़ी रहती थी, पहली बात। दूसरी बात वाचिक परंपरा का एक जो लंबा इतिहास रहा है, लंबा पुरानी परंपरा रही, लोक परंपरा रही है। दद्दा एकमात्र बुंदेलखंड के ऐसे कवि थे, जिन्होंने वाचिक परंपरा को कविता में पिरोकर आधुनिक काव्य भाषा में खड़ी बोली को समादृत करने का अनूठा काम किया। बहुत पुरानी बात है जब खड़ी बोली लंगड़ा-लंगड़ा के ऐसे चल रही थी कि कोई ब्रज भाषा के कवि थे, कोई अलग-अलग भाषाओं के बोलियों के जो कवि देश में हो रहे थे। उस दौर में देश के आज़ादी का आंदोलन था, देश के चारों कोनों को मिलाना था। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दोनों छोरों पर दद्दा खड़े रहे। और एक यार कई घटनाएँ उनके जीवन की बहुत प्रेरक हैं, हमारे पाठकों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो डिग्रियों की शिक्षा है, बड़ी-बड़ी डिग्रीधारी लोग हैं और हम बड़े सम्मान से देखते हैं कि अमुक-अमुक ने ये डिग्री हासिल कर ली, ये डिग्री हासिल कर ली। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि दद्दा झांसी मैकडॉनल्ड कॉलेज में पढ़ने गए थे। उनको बाकायदा चिरगाँव से भेजा गया था क्योंकि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। उन्होंने बचपन को भरपूर जिया। पतंगबाजी का शौक था उनका, चकरी फिराने का शौक था, तैराकी का शौक था और कुश्ती भी वो दांव-पैच सीख रहे थे और आल्हा सुनना, ये उनके बचपन के शौक थे। फिर घर के लोगों को लगा कि जैसे वो अपने जो घर के लोग उनको आयुर्वेद का डॉक्टर बनाना चाहते थे। घर के लोग चाहते थे कि उनके बड़े भाई जो कवित्त रचते थे कि दद्दा चलो पढ़ाई-लिखाई की तरफ आएँ। तो ऐसे परिवेश में अजमेरी जी जैसे उनके मित्र मिले और उन्होंने उनके बड़े भाई ने कहा कि आपका सबसे पहला काम है कि दद्दा को किस्सा कहानियाँ सुनाओ। कवित्त की तरफ उनको प्रेरणा दो, उत्प्रेरणा दो। ये आज मुझे अपने सभी पाठकों से शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वाध्याय की प्रेरणा मैंने व्यक्तिगत रूप से दद्दा से हासिल की। मैं अपने सभी पाठकों को बहुत खुशी-खुशी बताना चाहती हूँ कि जो मेरा परिचय देते हैं और जेएनयू एमफिल पीएचडी बताते हैं, उनके सूचनार्थ मैं ये बताना चाहती हूँ कि 10वीं से लेके एमए तक मेरा पूरा जीवन स्वाध्याय में ही रहा है। कुछ घरेलू परिस्थितियाँ, कुछ बुंदेलखंड की लड़कियों की जो एक माहौल था कि लड़कियों को को-एजुकेशन में नहीं भेजते थे और हमारे कस्बे में एकमात्र सरदार पटेल इंटर कॉलेज था, वो भी लड़कों का था। तो और वो भी साइंस कॉलेज था और मुझे डॉक्टर बनने का मन था। मेरा सपना था, मुझे साहित्य में मेरी निष्ठा थी, नो डाउट, लेकिन मेरा जो करियर के रूप में मैं मेडिकल प्रोफ़ेशन को चुनना चाहती थी। और मुझे याद है कि उस समय जो है को-एजुकेशन में मेरे भाई को एक गवारा नहीं था कि वहाँ पढ़ें और मतलब माहौल ऐसा था, छोटी जगह तो एक तरह से प्रगतिशीलता का पा भी लोग नहीं जाते थे। और उस दौर में ग्रेजुएशन अगर लड़की ने कर लिया, मैत्रेयी पुष्पा अपवाद हैं। आज मैं अपने सभी हिंदी के पाठकों को बताना चाहती हूँ कि मैत्रेयी पुष्पा अपवाद हैं। बुंदेलखंड की जो परिवेश 1970-75 से लेके 80-85 तक रहा है, तो कस्बों की ज़्यादातर लड़कियों को एजुकेशन में झांसी में रेगुलर छात्रा के रूप में शहर गाँव के जो आस-पास की लड़कियाँ थी, उनको जाके पढ़ने की माहौल मयस्सर नहीं था।
हम लोगों ने थोड़ी कोशिश भी की, हफ्ते 10 दिन गए भी जैसे कॉलेज की, चलो अच्छा देखते हैं क्या है। तो एक क्लास में 70-70, 80-80 बच्चे, हम लोग पता चला कि सुबह से 8-9 बजे से गए हैं, चिरगांव से बस पकड़ के जा रहे हैं। और वहां पर जो पढ़ाई का माहौल था इतना बेकार था, मतलब इतना अच्छा नहीं था। तो दद्दा के जीवन से जो मैंने सीखा कि अगर हम स्वाध्याय ही करें, दद्दा ने संस्कृत ग्रंथों का, अमर कोश का, लघु सिद्धांत कौमुदी, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, रघुवंश, लक्ष्मण सिंह कृत जो शकुंतला नाटक है वो, उसके अलावा उनका घर कम से कम 2 दर्जन किताबों से भरा पड़ा है, और सब कुछ दद्दा ने स्वाध्याय से हासिल किया। तो पहली सीढ़ी जो मेरे जीवन में हताश ना करने वाली सीढ़ी थी, मुझे कभी भी इस बात को लेके फ्रस्ट्रेशन नहीं पाला मैंने। मुझे ये लगा कि मैं स्वाध्याय से वो सब हासिल कर सकती हूँ जो कोई भी हासिल कर सकता है। तो मैं किताबें संग्रहित करना, किताबें इकट्ठा करना एकमात्र मकसद था एग्जाम देने के बाद। आप लोगों की तरह प्रिविलेज क्लास की मैं नहीं थी, यानी कोई लाइब्रेरी नहीं थी, और झांसी की गिनती की 3 या 4 किताबें हुआ करती थी। मुझे ज्ञान बुक डिपो भी याद है, और सदर की 1-2 दुकानें और थी, जहां हम लोग एग्जाम के तुरंत बाद किताबें ढूंढने पहुंच जाते थे, क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका ही नहीं था पढ़ने का। भाई मुझे टीचर तो मिलने नहीं है, मुझे क्लासरूम मिलना नहीं है, मुझे कोई नोट्स देने वाला है नहीं, मेरे साथ सहपाठी भी कोई नहीं, कोई कलीग नहीं है मेरे पास। मतलब मैं किसको देख के कॉम्पिटिटिव फील करूं कि मुझे अच्छा पढ़ना है, या मुझे उससे अच्छा पढ़ना, उससे अच्छा पढ़ना। गिनती की 3 लड़कियां थीं, मैं, मंजू और कविता। 3 लोग एक तरह से एक साथ पढ़ते थे, और हम तीनों ने पता नहीं ये मुझे नहीं मालूम ये अंदर की लगन थी या कौन सी ऐसी धुन थी, नहीं पता, या कौन सी ऐसा पेंडा थी अंदर की, कि ये लगता था कि दद्दा की चिरगांव में हम हैं, और जब से बड़े हुए, जब से पले बड़े, तो दद्दा के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं सुना। मेरे बाबा कहते थे डॉक्टर नगेंद्र यहाँ आते थे, महात्मा गांधी यहाँ आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आते थे। तो एक उनका जीवन चिरगांव में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मशाल, और उनके घर जाके एक अच्छा सा एक ऐसा फील होता था जैसे लगता नहीं था कि हम किसी कहीं से किसी से कम है, किसी से छोटे हैं। तो जब दद्दा झांसी में भेजा गया दद्दा को, और जब वहाँ भूगोल, गणित, ये इस तरह की, हम आपको सबको शायद सभी जानते ही होंगे कि साहित्य के विद्यार्थियों को गणित कम अच्छा लगता है। शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी मेरा जो कहे कि मेरी साहित्य में भी रुचि है और मेरी मैथमेटिक्स में भी रुचि है, कुछ कुदरती कुछ ऐसा है। तो दद्दा वहां पढ़ते नहीं थे, उनको मन नहीं लगता था, वो नाटक देखने जाते थे। वो उनके घर, उनके उसमें जो उनका जो ग्रुप था, साहित्यकारों का ग्रुप था। और आजादी के पहले और आजादी के बाद का जो माहौल था, उस माहौल में जिस तरह से उन्होंने लिखा, और जिस तरह से उनको एक एक माहौल घर पे मिला, और एक माहौल महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत जो सरस्वती पत्रिका थी, या जो उनका सानिध्य उन्हें मिला, और जिस तरह से उन अपनी रचना को उन्होंने उनके पास भेजा, और मतलब एक जो पूरा उनकी जीवन यात्रा को हमने चूंकि उनके जीवनी पर काम किया है, तो पग पग पर मुझे मतलब ऐसा प्रेरणा सी हमेशा मिलती रही। अब एक छोटा सा इंसिडेंट बताएं। दद्दा आग ताप रहे थे उसमें बरोसी में, और एक नौकर की कमीज जल जाती है, और वो तड़पने लगता है तकलीफ से। दद्दा को लगा कि एक कैसा दर्द है, हम भी देखें, हम भी जलाएंगे। छोटे थे वो, और उन्होंने सुबह उठे और वो उन्होंने कुछ कपड़ा लाए, और दिए के पास उन्होंने उसको जलाया, और उनके हाथ में वो एकदम चिल्लाए वो तेजी से, तो जल गए कई जगह। तब उन्हें एहसास हुआ। कहने का मतलब ये है कि इससे ये सीख मिलती है कि जब जिस चीज के बारे में, जिस दर्द से आप गुजरे नहीं, जिस तकलीफ, जिस यातना से अगर आप नहीं गुजरे, और अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत आधा अधूरा होता है। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि साहित्य में बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो बिना अनुभव से गुजरे आधी अधूरी कच्ची जानकारी अपने लिखे साहित्य में देते हैं। मुझे यथार्थ का अंकन करो, लेकिन यथार्थ के भीतर घुस के, धूप भरे आकाश में जब तक रचनाकार नहीं जाएगा, उसकी कृति में वो मुकम्मल ताप, वो मुकम्मल आंच कभी नहीं आएगी। दद्दा के जीवन की पहली सीख। दूसरी सीख ये थी
जो मैंने महसूस किया कि दिखावा से बचते थे। दद्दा का चाल-चलन, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका पहनावा, लोगों से मिलना-जुलना, उन्होंने जो आज के ज़माने का जो मैं है, वो उससे परे उन्होंने अपने को रचनाओं पर केंद्रित किया। उस ज़माने में लोग मैथिली शरण मतलब उनकी इतनी रचनाएँ थी कि उस उनके समकालीन साहित्यकार उन्हें व्यंग्य की दृष्टि से उनको इतनी रचनाओं की वजह से उनसे लोग बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से उनसे वो भी करते थे। और जो है एक आध दो प्रसंग और हैं कि किस तरह से लोगों किस तरह की ताने उन्हें सुनने पड़े, किस तरह का माहौल था, लेकिन किसी से भी प्रभावित हुए बिना वो निरंतर सृजनात्मक लेखन में उन्होंने अपने को डुबोया। वो हर बार नई परिकल्पना लेके आते थे, मौलिकता, अनूठापन और उन्होंने जो खुद सोचा, जो एक नयापन था, केवल उर्मिला ही नहीं, कैकेयी ही नहीं, सोचो उनका एक इतनी बड़ी बात थी कि उन्होंने स्त्री जीवन में जो बातें उस समय सोची, उनका उनका रेलेवेंस आज भी है। नर के हिस्से क्यों नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन नाम क्या संग नहीं वह लाई। सोचिए, आज भी अगर स्त्री सामने दिख रही है तो वो दिखने में कैसी है। बहुत सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के मुंह से मैंने सुना है ये बात। आपके खुद के घर में माँ है, आपकी बेटी भी होगी, बहन भी होगी, आप उसका कितना सम्मान करते हैं। सेंस ऑफ रेस्पेक्ट अगर सीखना है तो मैथिली शरण गुप्त के स्त्री पात्रों पर जाइए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये स्त्री का मान है, आत्मसम्मान है, एक स्वाभिमान की रक्षा उस जमाने में कर रहे हैं जिस जमाने में स्त्री विमर्श जैसे शब्द कहीं नहीं थे। रचनाकार साहित्यकार स्त्री विमर्श को नहीं उस तरह से देखते थे। उनके अंदर ये भावना, ये चेतना कैसे आई, एक सवाल उठता है। और यातनाओं से निकलना, लेकिन यातनाओं को हूबहू रचनाओं में ना उकेरना। हमारे हिंदी पाठक कितना जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि दद्दा की जब पत्नियों की मृत्यु होती है, बाल विवाह के दद्दा शिकार हुए, उनकी एक दो पत्नियों की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों की, उनके बच्चों की लगातार लगातार मृत्यु होती है, और वो अविचलित हुए बिना अपनी नई कृति को पत्नी की गोद में डालते हुए कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, क्या मेरी रचना तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम्हारी संतान है। ये बहुत प्रेरक प्रसंग है, ये बहुत सीखने वाली बात है कि उन्होंने अपने जीवन की यातनाओं से, कठिनाइयों से वहीं ना रुककर, वहीं ना ठहर कर, इससे बड़ी वेदना किसी भी माँ बाप के लिए क्या हो सकती है कि उसके बच्चे बड़े होते हैं, साल भर के होते हैं, 2 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, 8 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, 11 साल के भी होते हैं। हर उम्र के बच्चों की उनकी लगातार मौत होती है। अनायास वो काल कबलित होते गए। तब एक प्रसंग मैंने जीवनी में लिखा है कि वो किस तरह से राजस्थान जाते हैं, जिक्र होता है ऊँटनी, कोई उनको कहता है कि ऊँटनी का दूध पिलाइए, तब वो वहाँ से हटके ऊँटनी का दूध की व्यवस्था करते हैं, लेके आते हैं, और किसी तरह उनका जो पुत्र होते हैं, एक जो उर्मिला शरण गुप्त जी अब जो नहीं हैं, तो वो होते हैं, और उस तरह से एक बच्चा, और जिसके प्रति चूँकि उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी, इतना डर भरा होता है कि वो उनको भी खुल के प्यार नहीं कर पाए। जो ये लाइन ऐसे ही नहीं लिखी गई कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ऐसे ही नहीं लिखी गई। उन्होंने रातों तक, न जाने कितनी अनगिनत रातें थी जब उन्होंने जिया को दुख में, बच्चों के दुख में, यातना में तड़पते और कलपते देखा है। वो एकमात्र पुत्र जिससे कोई झूठे ही कह देता था कि हम जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, कुएं के पास जा रहे हैं, वो डर जाती थी कि बच्चा अगर कुएं के पास गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा गड़बड़। इतने 8 बच्चों को खोने के बाद की यातना क्या होती है, ये अगर किसी के जीवन को समझना है, तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन को समझिए, उनके दर्द को, उनकी यातना को। उनकी एक पतली-सी किताब है, मुझे नाम इस समय नहीं याद आ रहा, जिसमें उनके पुत्रों की मृत्यु का वर्णन है, मार्मिक पतली-सी किताब है, लेकिन वो उन्होंने छपी ज़रूर है, लेकिन वो हिंदी के पाठकों के पास नहीं है। निजी दर्द को
सामूहिक दर्द में तब्दील ना करना या निजी दुख का रोना ना रोना, अगर हिंदी के साहित्यकारों को सीखना है, ये भी उनसे सीखा जा सकता है। बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी घटनाएँ हैं और एक घटना मुझे और याद आ रही है उनके जीवन से। मेरी माँ की शादी होके जब आई वो चिड़गाँव, तो उस समय स्त्रियों में पर्दा प्रथा काफ़ी चलती थी और हम गुप्ता परिवारों में भी नाक के नीचे तक स्त्रियाँ जो साड़ी ढकती थी, घूंघट प्रथा चलती थी। दद्दा ने एक परंपरा शुरू की। उन्होंने कहा कोई भी हमारे परिवार की महिला सर तक ढकना चाहे तो ढके, लेकिन सर के नीचे घूंघट नहीं रहेगा। और ये परंपरा तब से लेके अब तक वैसी की वैसी चली है। ये उस जमाने में बड़ी बात थी। ये बात मैं कर रही होंगी 1940-50 की। तो ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं जो व्यक्तिगत भी हैं, अच्छा और जो उनके पारिवारिक झगड़े या पारिवारिक जो भी द्वंद्व रहा है या उलझने रही हैं भाइयों के बीच में, ऐसी कुछ भी चीजें ऐसी रही हैं जिसको जो पब्लिक के बताने लायक नहीं भी थी, लेकिन उन सारी घटनाओं का निपटान उन्होंने इतने न्याय संगत तरीके से किया है कि उनके निर्णय पर कोई कोई उंगली नहीं उठा सकता। भले ही लोग ये कहें कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था। और बातें मुझे आज़ादी के आंदोलन की और अच्छा एक और मैंने दद्दा के बारे में लोगों के मुँह से सुना है और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। लोग कहते थे कि सियाराम शरण गुप्त जी का व्यक्तित्व बड़ा था और दद्दा ने दबाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। उनका रचनात्मक कद और दद्दा का रचनात्मक कद, उनका लेखन गद्य भी है, पद्य भी, और दद्दा का लेखन दोनों में एकदम क्लियर कट, एकदम हस्ताक्षर दोनों के अलग हैं। जमीन अलग है, सोचने का ढंग अलग है, लिखने का ढंग अलग है। एक मुझे और छोटा-सा प्रसंग याद आ रहा कि किसी ने मुझसे कहा था कि उनके घर में रचनात्मक या लेखन के लिए किसी को प्रेरणा नहीं थी। ये भी सच नहीं है। मैं आज भी ये शेयर सबसे कर रही हूँ कि बुंदेलखंड में बहू और सास के बीच में प्रत्यक्ष बातचीत उस समय भी नहीं होती थी, आज अब शुरू होने लगी है, हमारी पीढ़ी में नहीं होती थी। उस जमाने में दद्दा ने अपनी पुत्रवधू को बंगला सिखाया। तो ये जो प्रगतिशीलता है और प्रगतिशील जीवन है, इन दोनों के बीच में एक दूरी रखते हुए और उनके प्रेरक जो भगवान राम जैसे कहते हैं, उन्होंने जो रामचरितमानस को आधार बना के जो साकेत लिखा या जो उनकी बाद की रचनाएं हैं या जो जो चीजें उन्होंने लिखी, तो जब एक बार उनकी जो एक लाइन है छोटी सी, अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो एक जो काव्य भाषा की या रचनात्मकता की अनिवार्य शर्त होती है कि क्लासिक रचना कैसे बनती है, कैसे क्लासिक रचना बनती है। तो देश काल की सीमाओं को लांघते हुए जो रचना ईगो तक अपने रेलेवेंस को, अपनी प्रासंगिकता को, अपने संदर्भों को, अपनी व्यापकता को, अपनी गहराई को मेंटेन करे। आज भी लोग वो जो जब भी कैकेयी जब आत्म संताप में, आत्म पश्चाताप में कहती हैं, तब वो कहे युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। सोचो, तो ये पश्चाताप के स्वर हैं, ये स्त्री का पश्चाताप है और ये उनकी मौलिक देन है, साहित्य में मौलिक और अनूठी देन है। तो ललित कलाओं का विस्तार, उर्मिला का चरण और उनके उनके जीवन के बारे में जो वो कहते हैं कि हमारी दुख भरी, जब वो भरत का भी एक प्रसंग है, मुझे बहुत साकेत में बहुत मार्मिक लगता है। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित, अभी मिल गया अकंटक राज उसे, तब जब तब भी एक व्यंग, तीक्ष्णता, कहने का ढंग, भाषा में कोमल कांत पदावली में ही नहीं, उन्होंने अपने महाकाव्य में स्त्री किरदारों में जिस तरह से स्त्री के आत्मसम्मान को, माननीय स्त्री की अभीप्सा को, आकांक्षा को हिंदी साहित्य में पहली बार बहुत करीने से उजाला है। आजादी के आंदोलन में, आजादी के बाद, और मनुष्य का मन जब हताशा से घिर जाता है, तो अगर हम किसी से बात करते हैं तो अच्छा वो वाले मैथिली शरण गुप्त,
जो कहते थे नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। ये जो पंक्तियां हैं ये बचपन से सब बच्चों को रटी रहती हैं, सब बच्चों को रटी रहती हैं। तो ये जो प्रेरक चीजें हम जब बड़े हो रहे थे और इन चीजों के साथ जी रहे थे, पल रहे थे, मेरे बाबा बार बार हमें कहते थे, तो मुझे लगा कि चलिए मेडिकल लाइफ नहीं रही, पर अब हम साहित्य में पढ़ेंगे। और दद्दा के परिवेश में इतनी किताबें, दर्जनों किताबें, पत्रिकाएं मुझे पढ़ने को मिलती रहीं, जो उतने छोटे कस्बे में आज भी उपलब्ध नहीं है। तब के चिरगांव में और अब के चिरगांव में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है, ये हम बताना चाहते हैं। कुछ आप पूछें तो। जी जी बिल्कुल रजनी जी, सभी आपको बहुत ही तल्लीनता से सुन रहे हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी पाठक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवी सिंह कह रही हैं कि आत्मानुभव और भोगा हुआ यथार्थ ज्यादा प्रभावी लगता है। शिवेंद्र चौहान ने कहा कि रजनी गुप्त से मैथिली शरण गुप्त दत्ता के बारे में सुनना बहुत अच्छा लग रहा है और सुंदर और प्रेरणादायी वक्तव्य है आपका। भारतेंदु कश्यप कह रहे हैं कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है। शिवेंद्र चौहान ने कहा कि स्त्रियों के प्रति सच्चा सम्मान हमारे समाज को अभी सीखना शेष है। कितना सत्य कहा आपने। विनोद दास जी स्वागत करते हुए बता रहे हैं कि वो भी एक बार चिरगांव गए थे। महेश पुनेठा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ राव बर्मन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आपको सुनते हुए सुनने के लिए उत्साहित तो हैं ही, उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं अपने दर्शकों श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई टिप्पणी है, तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, लिख सकते हैं रजनी जी से। रजनी जी, आपने चिरगांव की बात की, वहां की यादों को साझा किया। मैं चाहूंगा कि जैसे हम देखते हैं रजनी जी, गुप्त जी की रचनाओं में जो उपेक्षित पात्र हैं, जैसे उर्मिला की बात या कैकई की बात, आपने एक पंक्तियां भी पढ़ी, और गुप्त जी ने जिस तरह से हर बार हर रचनाकार ने गुप्त जी से पहले कैकई को भी एक तरह से खलनायिका की तरह दिखाया। उसमें गुप्त जी कहते हैं कि सौभाग्य धन्य वह एक लाल की माई, जिसने जना भरत सा भाई। तो जो भरत जैसे पुत्र को जन्म दे सकती है जो नारी, जो अपना सुख त्याग कर राज सुख के लिए, और अपना जो राम उसको भरत से भी प्यारा है उसको वन भेजती है, ऐसी नारी को हम कैसे कलंकित कर सकते थे। या उर्मिला की बात करें, यशोधरा की पंक्ति आपने पढ़ी, और इन सब के बीच में लेकिन इन पर बात, लेकिन वहां चिरगांव में स्त्रियों का या उनके परिवार में उन स्त्रियों का जीवन कैसा रहा, अगर उसके बारे में कुछ आप साझा करना चाहें। आप आधुनिक संदर्भ में बहुत सारी बातें कर रही है रजनी जी। जी ये बहुत अच्छा सवाल उठाया, और मुझे ये बताना भी है अपने हिंदी के पाठकों को कि दद्दा के समय तो ये जो शिवेंद्र जी लिख रहे हैं, हाँ महात्मा गांधी ने ही उन्हें राष्ट्रपति की उपाधि दी थी, ये सही लिख रहे हैं। ये जो है चिरगांव के माहौल में जो एक तरह से शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई, या जो हमें याद है कि 70 और 80 के बीच में जो इंटर कॉलेज मैंने बताया, एक ही सरदार पटेल इंटर कॉलेज है, और अब लाइट वाइट तो खैर आ गई थी वहां, लेकिन वहां का जो एक स्त्रियों को लेके जो एक वो है माहौल है कि वो लड़का लड़की का जो विभेद, लैंगिक विभेद है, वो भी वहां है। और आश्चर्य और सुखद आश्चर्य की बात है कि सोचो कि उन्होंने उस परिवेश में रहते हुए कैसे उन्होंने स्त्रियों के भीतर मनुष्यता की रक्षा, मनुष्य के रूप में देखा उन्होंने जैसे जो एक स्त्री को स्त्री ना देख के जो उनका पश्चाताप है, उनके भीतर की स्त्री का जो अंतर्द्वंद है, जो अंतर्विरोध है, कि एक लालसा, जैसे एक रूढ़ हमारे साहित्य में, संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य हो, रूढ़ कर दिए जाते हैं। जो किरदार जो होते हैं वो एकदम बंध गए हैं कि अगर वो खलनायक है तो है, मतलब रूढ़, उनको रूढ़ कर दिया। ऐसे किरदारों के भीतर के मनुष्यत्व को पहचानना, स्त्री की वेदना को पहचानना, और उसको पहचानते हुए उनका पश्चाताप कि वो वहां जाती हैं और किस तरह से माओ के सब भावना, एक तरह से पूरा साकेत में जिस तरह से पूरा किरदारों को उन्होंने रचा है, गढ़ा है मोहक तरीके से, सुंदर भाषा में। तो इससे ये चीज है, एक माहौल है कि उनके परिवार में, दद्दा के परिवार में लड़के और लड़कियों की शिक्षा दीक्षा का काफी अच्छी व्यवस्था थी, और काफी लोग प्रेरणा लेते थे।
मतलब ये है कि कम से कम 10th के बाद भी लड़कियां 12th और बीए और एमए करने लगी थी, भले ही प्राइवेट ही सही, लेकिन इतना माहौल शिक्षा का बड़ा, क्योंकि उनके घर के भी सब लोगों ने अच्छी शिक्षा पाई। क्या तो थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी समुन्नत परिवार था, काफी अच्छी आर्थिक स्थिति में थी, तो जो लोग पास पैसा नहीं भी होता था तो वो लोग कम से कम अपने बच्चियों को फॉर्म प्राइवेट फॉर्म भरवा के और जो है इस तरह से पढ़ाई का एक माहौल उस पूरे परिवार से मिलता था। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा क्या था कि जब लड़कियों की शादी पहले जमाने में होती थी, मेरे ही समय में, तो लड़की दिखाने की परंपरा या चुनाव की चीजें धीरे धीरे विकसित होने लगी। और एक खूबी भी है, एक हम वहाँ की खास बात बताएं, शायद पूर्वांचल में या और जगहों पे मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं खास तौर पर रेखांकित करना चाहती हूँ। पता नहीं ये लक्ष्मीबाई का असर है या वहाँ के पानी का असर है कि वहाँ की लड़कियों में या वहाँ की स्त्रियों में खुददारी बहुत है, एक तरह से दबंगई बहुत है, अगर हम उसको ठेठ भाषा में कहें। तेज है, उनमें तेज है, कॉन्फिडेंस है। बहुत कम लड़कियां ऐसी मिलेंगी जो अन्याय को सह लेंगी। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो विरोध करने का साहस ये वहां की अधिकांश लड़कियों में, चाहे गांव तक भी जाएं आप। तो ये वहां की कुछ मिट्टी का असर है या इतनी रूढ़ियों, इतनी परंपराओं के बावजूद, इतने अंधविश्वासों के बावजूद, और ये जकड़नें धीरे धीरे कम हो रही हैं। आधुनिकता कम से कम पहनावे उड़ावे में वहाँ खूब देखने को मिलता है। अभी भी इस तरह के माहौल में भी शिक्षा तेजी से जैसे हर पूरे देश में फैल रही है तो वहाँ भी थोड़ी जा रही है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इंटर कॉलेज तो हो गया है, ग्रेजुएशन का भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी पढ़ाई का उतना अच्छा माहौल अभी तक बहुत अच्छा तो नहीं, बहुत संतोषजनक नहीं है। तो ये है परिवेश, और बंद क्लोज सोसाइटी है, उस माहौल में तभी मुझे उनको उनके जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि उस समय जब वो ये उनके लिए बच्चन जी ने कहा है, हरिवंश राय बच्चन ने की कविता उनकी उन्होंने लिखी थी, मैथिली शरण थे हिंदी के हित आए, तुतलाने वाले को क्रमशः गाना गीत सिखाए, और घुटने चलने वाली को नर्तन नर्तक कुशल बनाया, आजीवन साधना उन्हीं की आज खड़ी बोली जो, युग देश प्रकृति संस्कृति के साज सजाए, मैथिली शरण हिंदी के हित आए। ये बच्चन जी ने उनकी ना रहने पे कविता लिखी थी। और इस तरह से जो चिरगांव का नाम अगर पूरे देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जगह से नहीं जाने जाते, पर दद्दा के साथ ये है कि दद्दा का नाम के साथ चिरगांव अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब ये उनके मरने के बाद एक और दो पंक्तियां थी, कौन हूक उठ रही न जाने यह मेरे चिरगांव से, उतरूंगा क्या हाय मैं इसी धुएं के पुल से। हम एक और चीज शेयर करना चाहते हैं कि महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कितने दिग्गज साहित्यकार उस जमाने में थे, और सभी लोग चिरगांव आए हैं, सब एक दूसरे से मिलते थे। और आज का जो जो चल रहा है, जैसे माहौल देख रहे हैं हम कि वो 4 लोग इस गुट में है, 4 लोग उस गुट में है, 4 उसके हैं, 4 उसके हैं, इस तरह का परिवेश ना होके बाकायदा महादेवी वर्मा सचमुच बहन के रूप में इस परिवार में आदरणीय हमेशा रही। वो कहती भी थी कि क्यों चिरगांव के रेलवे स्टेशन पर तुम किसी को लेने भेजती, मैं बड़ी हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, मैं आ जा सकती हूँ। तो दद्दा का कहना था कि बहनों को लेने भाई जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम स्टेशन पे आओ और पैदल चल के आओगी, कोई ना कोई लेने जाएगा घर से। और जिस तरह से उनकी विदाई होती थी, बहन की जैसे विदाई होती है, जिस तरह से वो आई, एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा कि फादर कॉमन बुल के जो है वो ईसाई थे, और हिंदू घरों में रसोई में बिठाने के लिए थोड़ा संकोच हुआ महादेवी जी को, तो उन्होंने दद्दा से कहा, तो उन्होंने दद्दा चुप हो गया, कुछ बोले नहीं। तो वो दद्दा के बड़े भाई के पास जाती हैं महादेवी जी, और उनसे कहती हैं कि आप बताओ भैया, कामन बुल के जी का खाना लगाना है तो कहाँ लगाया जाए। तो उन्होंने छूटते ही कहा, संतों की कोई जात होती है, सब लोग एक साथ बैठ के रसोई में खाना खाएंगे। ये आज के दौर में कैसा भी हो, पर उस जमाने में, जिस जमाने में हमारे घरों में आपको पता ही है कि क्या उस समय का माहौल था, उस परिवेश में उनके परिवार में जिस तरह की प्रगतिशीलता थी,
और जिस तरह के माहौल को हम लोग जिए हैं, वो एक खुद के जीने के लिए भी एक बड़ी लकीर बनते चले गए। जब उनको पद्म विभूषण दिया गया, राज्यसभा के सदस्य बने, पूरा चिरगांव उनके स्वागत के लिए तैयार था। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बाबा कहते थे कि वो हर एक के घर जाकर मिले। तो ये लोकप्रियता होती है और एक विनम्रता, उनके व्यक्तित्व की जो विनम्रता थी या जो सौम्यता थी, वो अद्भुत थी, अनूठी थी। और एक और चीज मुझे याद है, लखनऊ के ही एक साहित्यकार है, मैं नाम नहीं लूंगी, एक बार उन्होंने गद्दा के लिए बहुत लोग भी कहते हैं, और भी लोगों के मुंह से जो उनकी आलोचना में सुनते हैं, जैसे तुकबंदी बनाना या सरल भाषा लिखना। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कितना मुश्किल होता है सीधी सरल रेखा खींचना। सबसे मुश्किल काम बिल्कुल, है, सबसे बिल्कुल, मुश्किल। आप खींच के देखिए। आज वो पंक्तियां हमें इसलिए याद हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। ये पंक्तियां क्यों क्यों याद है? इसलिए ना कि वो अपने आप याद हो जाती हैं। किस आज के संदर्भ में बिल्कुल, किस कवि की कितनी कविताएं किन पाठकों को याद है। तो ये जो चीजें क्लासिक रचनाएं होती हैं, और ये जो ईगो ईगो तक उनको हम याद करते हैं, उनमें उनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। उनका पूरा जीवन एक खुले हुए पन्नों की तरह हम लोगों को हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल रजनी जी। दद्दा जैसा साहित्य जगत उन्हें दद्दा कहता था। स्वभाव से ही बहुत लोग संग्रही कवि हैं और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे, ये हम देखते हैं और आपके वक्तव्य से भी ये पता चल रहा है। उनका एक और काव्य तो वैष्णव भावना से परिपोषित है, लेकिन साथ ही उसमें जागरण और सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से वो अनुप्राणित भी दिखता है। आप देखिए तो लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश चंद्र विद्यार्थी, मनमोहन मालवीय साहब उनके आदर्श रहे हैं। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व गुप्त जी का जो युवा मन है वो गर्म दल की ओर ही रहता है, जो उनकी रचनाओं में भी अनग से पूर्व जो रचनाएं हैं, विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का आपको क्रांतिकारी स्वर सुनाई देता है। तो और जब महात्मा गांधी के संपर्क में आते हैं तो वो बिल्कुल शांत और अहिंसा प्रिय ऐसे नरम दल जिनको हम कहते हैं वो कवि हो जाते हैं। तो आप इन दोनों को कैसे देखती हैं, इन दोनों पक्षों को उनकी रचनाओं में? इसका जवाब उनकी दो पंक्तियों से मैं देना चाहती हूँ। जी, कितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जी, मतलब कितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन जाता है, उतना ही उन्हें गौरव गंध गंध हर जगह से मिलता है। गद्दा का एक जीवन का पीरियड था जेल यात्रा, और जब वो जेल जाते हैं और जिस तरह से पूरे परिवेश में धरपकड़ होती है आजादी के बाद, और जिस तरह से सारी महिलाएं आ जाती हैं घर पे और हम भी चलेंगे जेल, हम भी भरना चाहते हैं। तो आजादी के उस दौर पे, उस आंदोलन में जब उनके बड़े भाई बीमार, उसमें भी वो जेल जाते हैं। तो एक जो सामूहिकता की भावना थी, एक जिस ओर से उनकी कविताओं में जो आप कह रहे हैं ना दोनों पक्ष आए हैं, वो दोनों पक्षों को यही बात कह रहे थे ना कि कुछ गलत हमने समझा। आप जो बिल्कुल ठीक समझ रही हैं आप। हाँ, तो वो दोनों चीजें ही एक तरह से कभी किसी भी कवि या लेखक के लिए अनिवार्य है। अगर आप उन परिस्थितियों का निर्ममता से उत्खनन करते हैं, आजादी के आंदोलन का, जब वो खुद एक कविता लिखी थी उन्होंने, अस्त हो गया है तप तप कर, प्राची का वह रवि तेरा, विश्व पूछता है जप जप कर, कहाँ गया वह कवि मेरा। तो जिस तरह से गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के मृत्यु होने पर वो खुद एक 2 लाइन की कविता लिखते हैं, और खुद सोहनलाल द्विवेदी उनके लिए लिखते हैं, और खुद एक दूसरे के प्रति जो या जो सद्भावना, एक प्रेम रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रचनात्मक दौर से जाते हैं, जब आप बड़े फलक पर कोई काम कर रहे होते हैं, तब एक तरह से वो जो जिस द्वार से, जिस अंतर्द्वंद से, जिस भेद से गुजरता है लेखक, वो दोनों ही भाव उनकी लेखनी में अपने आप आते हैं।
एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है सुमित्रा नंदन पंत के साथ, जब वो जाते हैं वहाँ और पक्ष को जानवरों की या वो शिकार के लिए जाते हैं और वो होता है आस पास का माहौल, तो दद्दा को ये करुणा, जो आप कह रहे थे कि करुणा का भाव इतना ज्यादा आता है कि वो रोकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से क्या हमेशा ही चिड़ियों को पक्षियों को मारते रहते हो और ये क्यों। तो एक जो के भीतर का जो करुणा का भाव है और एक दुनिया को देखने का एक जो आँख है, जो नजरिया दूसरा होता है। मुझे अभी तक एक प्रसंग याद है कि बताती थी काकी कि एक बार जो है वो सूरज उग रहा था और गाँव वो दद्दा ध्यान से देख रहे थे। तो गाँव वालों ने पूछा इसमें ऐसा क्या खास है कि इतने ध्यान से देख रहे हो? तो वो उसके सौंदर्य का सम्मोहक जो था, वो जिस तरह से एक किसी किसी प्राकृतिक दृश्य को देख के रचनाकार का जो एक अपना ग्रहण करने का तरीका होता है, जो एक सृजनात्मक आँख होती है, और गाँव के लोगों ने किसी ने कहा कि ये तो रोज ही उगता है, इसमें क्या बड़ी बात है, सूरज तो रोज निकलता है। पर सूरज रोज निकलता है और कितना नया होके, कितने नए ढंग से निकलता है, उसको वर्णन करने का, देखने का जो नज़रिया है, महसूस करने का, लिखने का जो है, वो सबसे अलग होता है। तो बहुत सारी बातें हैं और भाषा जी के लिए, हिंदी भाषा के लिए भी वो बहुत बोले और कई पक्ष हैं जहाँ वो राष्ट्रीयता के रंग भी घोले उन्होंने। और ऐसी क्या चीज़ है जो अ, मुझे याद आ रही है, जब हम अगर बचपन में जाएँ और उन प्रसंगों को याद करें, तो मुझे याद है कि जब उनके कमरे में जाते हैं, दद्दा का अभी तक वैसे का वैसा कमरा वैसे ही उनका सुसज्जित रहता है, जहाँ वो बैठ के लिखते थे। तो वो जिस तरह का जो वो स्लेट और उस पर लिखते थे वर्दी पर और लिख के रख देते थे। वो कागज़ कलम बहुत बाद में उन्होंने प्रयोग किया। तो जिस तरह से उनकी रचनाओं को उनको संवर्धित वो करके रखते थे, कॉपियों पे जाते थे और कॉपियों के बाद तो महादेवी जी ने आके एक दिन कहा कि यहाँ कौन से बच्चे पढ़ते हैं? इतनी सारी स्लेट रखी, इतनी सारी प्रतियाँ रखी हैं। तब वो हँसते हुए कहते हैं कि मैं ही लिखता हूँ। तो सोचो कि वो उनका लिखने का तरीका कुछ और था कि जब भाव उमड़े, कुएं के पास बैठे वो, एक चबूतरा बना है बहुत साधारण सा, और वहां बैठ के प्रकृति के पास में बैठ के जिस तरह से वो लिखते थे, जिस तरह का उनका जीवन था, तो एक कवि का जो जीवन होता है, एक कवि का जो सद्भावना होती है, एक बड़ा फलक होता है और उस फलक पर देख के समझ के दुनिया को एक देखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग था। और मुझे लगता है कि हम बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन ये मुझे याद है कि जब त्योहार वगैरह होते थे, तो परिवारों में जो सामूहिकता की भावना थी, वो अभी तक वैसी ही है। अब लेकिन उनका परिवार का कोई चिरगाँव में रहता नहीं है, सब लोग झांसी में सेटल कर गए हैं। तो हाँ, एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, जैसे नवोदित कवि होते थे, उस ज़माने में आज की तरह। तो वो जैसे आज किसी को भूमिका लिखाने जाते हैं अगर किसी बड़े के पास, तो वो बिना पढ़े या कैसे भी उसको या तो मना कर देगा या लिखेगा नहीं। तो मुझे याद है कि दद्दा का एक प्रसंग है, उनकी किसी लिखा था, तो उन्होंने कहा है कि लिखा करो, लिखने से अभ्यास और उसी अभ्यास से ज्ञान संचित। ज्ञान से आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल जो बढ़ेगा उससे तुम्हें लिखने की शक्ति मिलेगी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, ज्ञान के अथाह सागर में अवगाहन करते जाओगे। यहाँ उन्होंने टोका था जब उन्होंने शिक्षा की बात की, शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बनी। वहाँ पर वो तथाकथित किताबी शिक्षा, रट्टा मार शिक्षा के खिलाफ थे और जिंदगी में गहराई से अध्ययन, मनन और अध्यात्म चिंतन की तरफ उनका रुझान। तो वो एक ऐसी शिक्षा से पूरे देश को, पूरे समाज को उन्नत करना बिल्कुल चाहते थे, ताकि बिल्कुल। लोग ज्ञान के दुनिया में अवगाहन कर सकें। ये एक जी नरेश कुमार दहिया जी लिख रहे हैं, रजनी जी की सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्त्री विमर्श को अलग अलग कोणों से देखने और समझने का मौका मिलता है। और आगे जाके इसी काव्य संग्रह में जब बुद्ध भिक्षा लेने के लिए आते हैं, लौटते हैं वापस, तो यशोधरा ही कहती हैं कि तुम चलकर आए थे इतना तो दो पग उनको है कितना, तुम चलकर आए हो इतना तो दो पग तुमको है कितना। और अपने द्वार पर जहां तुम छोड़ कर गए हो वहीं
तुम्हें आना पड़ेगा। और फिर बुद्ध आते हैं और कहते हैं माननी मान तजो मैं आया तेरे द्वार, और अंत में वो राहुल को ही दान में दे देती हैं कि बुद्धम शरणम मतलब धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, ऐसा कह के। तो ये पूरा जो स्त्री विमर्श जिस तरह दिखाई देता है, और कितनी सशक्त, बुद्ध से भी ज्यादा महान यशोधरा हो जाती हैं जब हम गुप्त को पढ़ते हैं। कैसे कैसे इस पूरे प्रसंग को आप देखती हैं। और अभी आपने इस वक्त की भी बात की कि आज का जो स्त्री विमर्श है वो किस तरह से डबल स्टैंडर्ड की बातें भी करने लगा है। लेकिन यहाँ पे देखिए यशोधरा की जो बात है, जो सशक्त रूप है। रजनी जी, एक उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की नींव पर खड़े हुए लोकतंत्र के लिए उन्होंने लिखी थी दो लाइनें। एक श्रमिक जो आज भूमि ही खन सकता है, जमीन खोद सकता है, कल सुयोग हो वही राष्ट्रपति बन सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत थी, जिसमें उन्होंने दो लाइनों में इतनी बड़ी बात कही कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भारतीय किसानों और मजदूरों के थे। जब देश आजाद हुआ और समाजवादी सरकार बनने के पहले राष्ट्रपति के रूप में समादृत हुए, तब वो उनकी कविता की महत्व मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। गहरी लाइन है उनकी। मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही, वह तुम्हारे और तुम उसके लिए चाहिए पारस्परिकता ही। जो पारस्परिकता है, जो आप यशोधरा के संदर्भ में कह रहे हैं, जो पारस्परिकता है वो मिसिंग है। वही चीज की तरफ इतने साल पहले उन्होंने कहा था कि कला कला के लिए नहीं, कला समूचे समाज के लिए। उनकी जो उदात्त भावना थी, अब मैं नव वैभव भरने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाया। ये पृथ्वी में जो स्वर्ग की परिकल्पना है कि सब कुछ सुंदर हो, सत्यम शिवम और सुंदरम की जो परिकल्पना है, इस पूरी पृथ्वी में वो सौंदर्य स्थापित हो, इससे खूबसूरत परिकल्पना और क्या हो सकती है। ये जो श्री सिंह लिख रही है, वो सुंदर लाइन लिख रही है, बालिका वह मेरी मनोरम मित्र थी। सोचिए, ये जो रचनात्मक साहस पुराने कवियों में था और पंत जी की ये लाइन थी, तो उसी तरह की दद्दा ने एक शायद लोगों को पता है लेकिन हम बताना चाहते हैं, जब उनको पुत्रवधू चुनना था तो उन्होंने परंपरागत मूल्यों मानदंडों को तज कर जो लड़की उन्हें उस परिवार के लिए सुयोग्य लगी, शिक्षित लगी, गुणी लगी, उस लड़की को पुत्रवधू के रूप में चुना और चुनने का साहस हमारे परिवारों में एक ही उसके जो होता है, क्या कहते हैं, जो अलग अलग होते हैं ना कि आप किस पर उसकी हैं, आप किस उसके हैं, क्या आपका वो है आंकना वाकना, या जो संबंध जब होते हैं तो मामा ये ना हो, मतलब एक ही उसकी ना हो। जो शादी जब करते हैं तो मुझे याद नहीं आ रहा एक शब्द है, तो उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम एक ही समुदाय के, एक ही उसके भी हैं गोत्र के, सॉरी गोत्र, अब मुझे याद आ गया, एक ही गोत्र के हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने वचन दिया है, इस लड़की के भाई से रिश्ता जोड़ने का मैंने वचन दिया है। तो ये जो एक कमिटमेंट था व्यक्ति को किसी को चुनने का, एक जो उनका वो था निर्णय था, शिक्षा के प्रति उनका जो लगाव था, तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो जीवन में उजास फैलाती हैं, उनके होने को नया अर्थ देती हैं। लगता है कि जिंदगी केवल शब्दों में जीना और उन शब्दों को जिंदगी में लागू करना। इतना बड़ा नाम था नर्मदा प्रसाद जी का, जिनकी बहन की शादी दद्दा की बेटे के साथ तय होती, वो भी साहित्य में, लोक साहित्य में बड़ा नाम था। तो ये जो उनके जो शब्दों के प्रति बर्ताव और जीवन के प्रति जो बर्ताव है, या जिस तरह से वो खुले मन से नर्मदा प्रसाद जी से कहते हैं कि जाओ शादी की तैयारी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता समाज के लोग क्या कहेंगे, और वो खुद बोल रहे हैं, लिखी नहीं माथे पर जाति,
गुण कर्मों से उसकी जाति। किसी के माथे पे जाति नहीं लिखी रहती, लिखी नहीं माथे पर जाति, गुण कर्मों से उसकी जाति। सबके दो पद है दो हस्त, सबके दो पांव दो हाथ है, सजातीय है मनुज। एक ही जाति है, मनुष्यता की जाति। सजातीय है मनुज, सारे मनुष्य सजातीय हैं, मनुज समझते। सोचिए एक कितना बड़ा, कितनी बड़ी नहीं है कि किसी के माथे पर जाति नहीं लिखी है, उसके गुण और कर्मों से उसकी जाति निर्धारित होती है। ये जाति भेद को मिटाने का, उनकी उस दिशा में सोचने का उस जमाने में 1940 30 40 50 60 64 में दद्दा की मृत्यु होती है। ये बहुत बड़ी बात है जब वो लिखते हैं कि सबके दो पद हैं दो हस्त हैं और सजातीय हैं मनुष्य समस्त। तो ये लेखनी में जब वो देखते हैं, तय करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, ये निर्णय लेते हैं। तो ये बड़ी बात थी। ये सारी चीजें, सारे प्रसंग, सारी घटनाएं उन्होंने अपने जीवन में लागू की। और एक और प्रसंग मुझे दद्दा का याद है कि शायद कोई बड़े उद्योगपति थे, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, कि वो उनके पुत्र के लिए ऑफर करते हैं कि हमारे यहाँ नौकरी के लिए, तब वो बहुत संकोच में पड़ जाते हैं और शायद वो इनकार करते हैं, कुछ कर लेगा, जो भी करेगा ठीक ही करेगा। जी। ये लोभ लालच से, जी जी रजनी जी। लोभ लालच से शिवी खुद सिंह, को बचा कर, हाँ हाँ, आप बात पूरी कर लें फिर मैं। लोभ लालच से खुद को बचाकर और इस तरह से अपने जीवन को गुणात्मक रूप से समृद्ध करना और ईगो ईगो तक एक नया संदेश देते हुए जाना। यहाँ तक कि अपने मृत्यु के पहले भी उन्हें आभास हो गया था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। जब डॉक्टर उनको देखने आते हैं और वो 4 पंक्तियाँ तकिए के नीचे लिख जाते हैं, तो एक एक है समय के पार देखने का जो एक दृष्टिकोण, एक जो नज़रिया उच्च कोटि के साहित्यकारों में होता है, उनमें था। और वो हमारे सबके लिए, पूरे समाज के लिए, और केवल उन्हें बुंदेलखंड का ही नहीं माना जाता, वो समूचे हिंदी साहित्य के लिए खड़ी बोली के प्रखर पहले कवि के रूप में समादृत हैं और हमेशा रहेंगे। कुछ आप कह रहे थे? जी, रजनी जी, मैं कह रहा था कि शिवी सिंह लिख रही हैं कि वे लिखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, निराला जिस प्रकार सरोज के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जैसे पंत कहते हैं बालिका वो मेरी मनोरम मित्र थी। क्या गुप्त जी में आधुनिकता का वो भाव बोध मिलता है जैसा निराला के यहाँ हमें देखने को मिलता है, या पंत के यहाँ देखने को मिलता है? हाँ, है ना। अगर आधुनिकता बोध नहीं होता, अगर नहीं होता, इस तरह का आत्मीयता बोध नहीं होता, तो उनके जितने स्त्री किरदार हैं, जितने भी स्त्री, चाहे उनके अपने घर के निजी जीवन से लेके बाहरी जीवन तक हो, तो वो उस समय में उतनी आधुनिकता की पक्षधर तो थे ही। तभी तो उन्होंने उर्मिला में और इवन जो उनकी कोटेशंस स्त्री जीवन को है, जो एक बड़ी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, तो स्त्री के गौरव को जो आगे बढ़ाने का जो उनका विजन था, समय को पार ले जाने का जो विजन था, तो वो विजन ही तो था कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। तो ये तो कितने रूप देखते हैं वो बेटी के लिए, पुत्री के रूप में कितने रूप एक स्त्री में देखते हैं। और जो है एक उनकी जो एक दिन बताया था ना कि वो मरने के पहले जो तकिए के पास जो पंक्तियां मैं सुनाना चाहती हूँ, जब वो डिटैच होने लगे थे, जीवन से विरक्त होने लगे थे, तब वो लिखते हैं, प्राण न पागल हो अब यों, धरती पर है प्रेम कहाँ, मोह मई छलना भर है, भटको न अहो अब और यहाँ, ऊपर को देखो अब तो मिलता है चिर यहाँ, स्वर्ग वहीं अपवर्ग वहीं, सुख सर्ग वहीं, रहता है निज वर्ग। तो धीरे धीरे वो जो एक अवस्था आती है, उम्र आती है, कि जिस तरह से तब आदमी अपने को तजता है, अपने मन को, मोह को, भाव को। तो ये चीज समय के पार देखने का था उनके अंदर। और अंत में वो अपनी महसूस करते हैं, वो लिखते हैं बार बार, मार ना सकता है मुझे कुचल कर काल कराल तेरा हाथी, काल रूपी हाथी को ना मार नहीं सकता, यदि रखेंगे अपनी स्मृति में
जीवित कृपालु मेरे साथी। तो हम लोग जैसे साथी अगर उनको अपनी स्मृति में रख रहे हैं और उनको कहीं न कहीं किसी रूप में जीवित रखे हुए हैं, तो ये उनका देह है, अवदान है और हम उनकी स्मृति को उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उनकी रचनाओं से, उनके जीवन बोध से, उन मूल्यों से गुज़रेंगे, तो नया ही नई दृष्टि उनकी विकसित हो। कम से कम कुछ मौलिक तरीके से जो उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं सरलता के, पौराणिकता के, पौराणिक आख्यान के या जो भी, तो उनके भीतर जब आप जाते हैं, तब उनके भीतर उनकी दृष्टिबोध से गुज़रते हैं और हमें आधुनिकता नज़र आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। रजनी जी, विदुष बैटन फैमिली की तरफ से ही ये सवाल है कि राष्ट्र कवि गुप्त जी के बारे में सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। उनके नाटक रचना पक्ष के बारे में अगर आप कुछ कहें, कुछ बताएं तो। मैंने उनके नाटक पढ़े नहीं हैं और उन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं, ये मुझे जानकारी थी और मुझे बिल्कुल, उपलब्ध बिल्कुल। नहीं, हाँ, उन्हें मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया, मैंने पढ़ा नहीं है उनका। क्योंकि उनकी गद्य भी मैंने पढ़ा है उनकी कविताएँ मैंने पढ़ी हैं और भी कुछ चीज़ें उनके चुटकुले लेख भी मैंने पढ़े हैं। तो उनके इस पक्ष के बारे में मुझे हाँ, ये कई भाषाओं को भी जानते थे, ये भी पढ़े हैं, पर उनके नाटकों को मैं गुज़री नहीं हूँ, तो मुझे कुछ भी कहना ठीक नहीं लगता। जी, जी। रजनी जी, हमने शुरुआत में उनके गाँव की बात आपसे जानी, उनके घर की। उनका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत दुखद रहा है, मतलब संतान का भी उनको बहुत दुःख रहा। उन्होंने उनके विवाह बार-बार होते थे, बहुत सारे पुत्र जो है वो पैदा होने के साथ ही उनकी मृत्यु हो जाती। उस सब दुःख, और हमारे तो कवि ने कहा भी है कि आह से उपजा होगा गान। वो सारा दुःख फिर कविताओं में भी कहीं आया, उनकी रचना कर्म पे भी उसका प्रभाव है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब मैं उनके व्यक्तिगत जीवन से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कैसे देखती हैं? जिस कवि को हम बाहर से इतना चेतना संपन्न देखते हैं, वो कहीं न कहीं उसके मन में एक दुःख भरा अंधेरा होता है। दरअसल क्या होता है कि जब हम दुखों से, यातनाओं से गुज़रते हैं, तो एक सीमा तक ही आँसू आपका साथ देते हैं। उसके बाद जो नश्वरता का बोध होता है या जब हम आँखें मिलाते हैं मृत्यु से, बार-बार मृत्यु से आँखें मिलाते हैं, तो एक विचित्र किस्म की निरासक्ति बोध या एक एक वैराग्य भाव आता है। जो होता क्या है कि जब हम रचनात्मक जीवन के अंदर जाते हैं, तो उसके किरदारों के प्रति भी उतनी दूरी ज़रूरी है। कहते हैं ना कि रचनाओं से भी उतनी दूरी ज़रूरी है, ना बहुत पास से देखो और ना बहुत दूर से देखो। तो उनके जो एक तटस्थता का एक सही रचनात्मक संयम है, जो कौशल है, वो बहुत अच्छे से आया है और कायदे से आया है। और दूसरा ये है कि उनके पास उस ज़माने में आज़ादी के आंदोलन में देश के लिए, सबके लिए एक कर गुज़रने का जो रचनात्मक दौर चल रहा था, जेल यात्राएँ, जेल के पहले का जो पूरा पूरा अवधि चल रही थी, कन्नालाल वर्मा के साथ जो उनका सानिध्य था, एक पूरा एक परिवेश था साहित्यकारों का, तो उसके बीच में आदमी अपने दुःख से दुःख को निर्लिप्तता से, तटस्थता से देखता है, महसूस करता है, उस दर्द से गुज़रता है और एक तरह का अनासक्ति भाव भी आता जाता है। जब उन्होंने शादी के लिए इनकार किया था और कहा था कि अब हम शादी नहीं करेंगे पति की मृत्यु के बाद, तब उनको जबरन घर के लोग वो करते हैं, दबाव डालते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं अब तो फिर एक बार और। तो जब वो अंतिम बार तब उनके मन में वो भाव, उत्साह, जोश या उमंग शादी के प्रति नहीं आता, ये उन्होंने कहीं लिखा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो दर्द है, ये जो अभिव्यक्ति है, उसके भीतर जब एक कटता जाता है ना कोई भीतर से कोमल संवेदना का क्षरण होता है, क्षरित होती है संवेदनाएँ, तो एकदम से रचनात्मक रूप से आदमी उस दौर से गुज़रता है जहाँ पर सचमुच अ, एक बढ़िया-सी बड़ी रचना का जन्म होता है। दुनिया को बड़े तरीके से देख पाते हैं हम। सारी दुनिया का दर्द ही फिर अपना लगने लगता है। फिर लगता है कि इनके आदमी दूसरी-दूसरी चीज़ों में कहते हैं ना कि अपने
आंख को, अपने दर्द की आंख को इतना बड़ा कर लो, किसकी पंक्ति है वो उस नजरिए से देखोगे तो सारी दुनिया का दर्द, अपना दर्द छोटा लगने लगेगा। तो उन्होंने फिर अपने को बिखेर दिया कई अलग राष्ट्रीय हितों में, समाज के हितों में, परिवार को और दूसरे तरीके से देखने का नजरिया, निजी जीवन को एक तरह से हटा के वो और अपने को फैला लेते हैं, रचनात्मक रूप से अपना विस्तार करते हैं, उनके व्यक्तित्व का एक तरह से रूपांतरण होता है। ये है। तभी वो उन्होंने, मैंने अभी जो पंक्तियां पढ़ी थी कि गौरव गंध उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला, जितना उनकी जो उन्हीं की पंक्तियां कि जितना जीवन में यातनाएं मिली हैं उतना ही वो रचनात्मक रूप से समृद्ध होते गए हैं। उन्होंने कहीं लिखा भी है ये बात। तो यातनाओं ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्हें मजबूत बनाया, उन्हें सबल बनाया, उनके व्यक्तित्व को बड़ा किया, ये हम कहना चाहते हैं। जी रश्मि जी, जी गुप्त जी ने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वर्ण विषय बनाकर उनके सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया है। हमने आधुनिकता बोध की भी बात की, जिसमें जयद्रथ, वध, साकेत, पंचवटी, सैरंधी, बकसंहार, यशोधरा, द्वापर, नहुष, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली आदि ये उदाहरण है, ये रचनाएं मिथकों की नवीन व्याख्या के लिए वे जाने जाते रहे। इसको किस तरह से देखती हैं आप, अगर कुछ कहना चाहें तो? उन्होंने मिथक को आधुनिक कपड़े पहनाए, नए कपड़े पहनाए, मिथकों की व्याख्या को नए तरीके से समझाया। तो मिथक उस तरह से हिडिंबा पे भी लिखा है उन्होंने, हिंदू मुस्लिम चेतना को भी समान रूप से देखा है, ईसाई धर्म पे भी लिखा है। उन्होंने बहुत चीजों को बहुत तरीके से उन्होंने वो किया है। आख्यान की परंपरा को, चाहे उनके पत्रों को उठा लीजिए, फुटकर नोट्स को उठा लीजिए, बजमेरी जी के उठा लीजिए, और एक उनकी किताब है अपने विषय में, कवि द्वारा लिखा हुआ निबंध। ये निबंध मुझे मिला था, और इस निबंध में उन्होंने उनके पुत्रों की मृत्यु के बाद जो ये एक कुछ कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं को उन्होंने सार्वजनिक जीवन में तो नहीं लिखा, नहीं उनको छपाया, लेकिन मुझे पढ़ने को मिला है वो। तो वो बहुत दर्दनाक, बहुत दर्द भरा है उनका, स्मृति, उनके पुत्रों की स्मृति में जो लिखा है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उनके प्राचीन आख्यान है, उन आख्यानों को अगर उन्होंने आधुनिक रंग दिया है, चाहे वो राम काव्य की परंपरा हो या कृष्ण काव्य की परंपरा हो, तो या और धर्मों की चीजों को उन्होंने उठाया, तो उस तरह से नए तरीके से उनको सृजित करना, यही उनका सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में योगदान है, मुझे ऐसा लगता है। लगता है कुछ कनेक्टिविटी टूट रही है। हाँ, कुछ थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है रश्मि जी। मैं चाहूंगा आप किसी भी आयाम पे अगर उनके कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर कहिए। किस बारे में? आप किसी भी आयाम के उनकी रचना के अगर कुछ कहना चाहती हैं। हमने बहुत सारे आयामों उनके जीवन पर बात की, उनकी कविताओं पर बात की। आप कुछ भी अपनी तरफ से अगर कहना चाहें, फिर उनकी कुछ कविताएं हैं मेरे पास, मैं चाहूंगा जिन्हें मैं पढूं। जो अभी तुमने कहा था पुराने चरित्रों को आधुनिक नजरिए से देखने वाली जो बात कही थी कि उनके भीतर के बेहतर मनुष्य को वो किस तरह निकालते हैं, तो उनकी कुछ 4 लाइनें मुझे अच्छी लगती हैं। एक नई सृष्टि हम चाहें तो यहाँ रचें, एक नई सृष्टि हम चाहें तो यहाँ रचें, तुम पचो हम में या हम तुम में पचे, होते सभी रावण न राम हम तुम में, तुम में और हम में ना होते हैं और ना राम होते हैं, होते सभी रावण न राम हम तुम में, कांटों से कुसुम काटे हैं कुसुम में, यानी सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू। कांटों में सुख, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से अपने मूल्य बोध को, अपने जीवन बोध को, अपने जीवन के दर्शन को इस तरह से करे कि कांटों में कुसुम और कांटे हैं कुसुम से, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, इस तरह से अगर हम उनके उसको समझें जीवन को, तो बड़ी बात है।
कनेक्टिविटी विशाल जी फिर चली गई। विशाल जी, जी रजनी जी, जी कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। हाँ, वो जो वो जो उनका पुत्र सुदर्शन और सुमंत जो बड़े होकर जिनकी डेथ हुई, तो उनको लेके उन्होंने एक कविता लिखी थी। मैं वो बताना चाहती थी कि कितने पुत्रों की डेथ के बाद फिर भी माँ को रहता है कि शायद कोई हो। तो वो दर्द को उन्होंने लिखा था। 4 उनकी तो हालांकि पूरी किताब नहीं दिया है। वो कहते हैं कि कैसे बीते काल बिता देना ही होगा, जो कुछ देगा दैव हमें लेना ही होगा। अरे लाल फिर लाल जुटा जाता है मेरा, यही न्याय है और यही निर्णय है तेरा। वो ईश्वर से कहते हैं, अरे देख तू यहाँ रही है तेरी मैया माँ के लिए, रोता था नर कहाँ गया रे राजा। उनका जो दर्द था अपनी पत्नी को लेकर, जिस तरह से वो वेदना थी, जैसे तड़प का एहसास था, वो साथ साथ जीवन के साथ साथ लगभग 2 दशक तक चलता है। इतने लंबे समय तक इस तरह की वेदना में, और उसके बाद निरंतर लेखन करना आपके उजास मायनों का महत्वपूर्ण पक्ष है। और जब पूरे नगर वासियों ने उनका स्वागत किया था, जब राष्ट्रकवि की उपाधि मिली और वो हाथ के कटे हुए सूत की पोशाक पहनकर सहज सहज भाव से नगर वासियों से मिले थे, तब उन्होंने 2 पंक्तियों में सबसे कहा था, अनुगृहीत में यद्यपि अब भी करना है थोड़ा पथ पार, थोड़ा सा ही रास्ता बचा है, दिन ढल गया, न दौड़ गिरूं मैं, रहे आप सबका आभार। इन शब्दों में वो अपना आभार प्रकट करते हैं कि अब मैं दौड़ नहीं सकता, ढल गया है दिन, लेकिन मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। तो उनके व्यक्तित्व के दबे छुपे जो पक्ष थे, और जितनी मेरी मुझे सामग्री रचनात्मक सामग्री मिली और जितना मैं समझ सकी और जितना मैंने प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि आज के दौर में दत्ता से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कुछ पक्ष रह ही जाते हैं, आप कितना भी बोल, कुछ पक्ष रह ही जाते हैं और कुछ पक्ष छूटे होंगे, मुझसे भी छूटे होंगे। तो जी जी, बहुत ढेर सारी जानकारी आपने दत्ता के संदर्भ में हमसे साझा की, और आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि आज के वक्त में हमें बहुत सारी बातें सीखने की जरूरत है। वो निजी संबंधों को लेकर हो, मित्रता को लेकर हो, साहित्य में लेखन को लेकर हो, पूरे राजनीति को लेकर हो। वो राज्यसभा तक गए और उन्होंने जिस सरकार ने उनको चुना उस सरकार का भी उन्होंने बहुत जगह बहुत सारी डिबेट सुनते हैं जिसमें उन्होंने विरोध भी किया, बहुत मुखर विरोध किया, और उन विरोध को कितनी सकारात्मकता से उस सरकार ने लिया, ये सब कुछ हमने देखा। और ये सच में बहुत सीखने की चीज है। आजाद, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आजादी की स्पिरिट, अगस्त की हवाएं अभी हमारे साथ हैं और हम मना रहे हैं। उनकी बड़ी सुंदर कविता है, भारत माता का यह मंदिर। मैं इजाजत चाहूंगा कि मैं वो कविता आपके सामने पढ़ सकूं। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ,
भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का यह एक तीर्थ, यह हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम सब न्यासी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस समता की बात करते हैं, इस भाईचारे की बात करते हैं, सबके एक हो जाने की बात करते हैं, सभी धर्म के समान होने की, सभी ईश्वर के समान होने की बात करते हो। आपने बड़ी जरूरी बात कही कि कितना कुछ सीखना बाकी है हमें। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आओ हम विचारे समस्याएं, भी बहुत विचार करने की जरूरत है। रश्मि रावत जी, जी जी हम जी कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं। जी जी रश्मि रावत जी का कमेंट है, क्या गुप्त जी ने उमर खयाम की रुबाइयों का, जी उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी, बंगाली, कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। ये तो उन्होंने स्वाध्याय से सीखा था, ये तो मुझे पता है। उनके पास 5 भाषाओं का, उर्दू का भी ज्ञान, अरबी, फारसी और बंगाली, कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। दद्दा को उन्होंने अनुवाद किया था। योगेंद्र आहूजा जी ने ये पूछा है कि अगर हाँ तो फारसी सीखने जानने के बारे में कुछ अगर आपके पास जानकारी। उनके पास एक आते थे मौलवी जी आते थे उनको सिखाने के लिए। बचपन में हमने पढ़ा है प्रसंग की, एक सिखाने के लिए आते थे। उन्होंने कई उनसे जो उस माहौल में सीखने को मिल सकता था उन्होंने सीखा है। अंग्रेजी का ज्ञान उन्हें थोड़ा सा कम था और मुझे याद है कि वो अपने छोटे भाई से कहते थे बहुत अंग्रेजी, क्या कहते थे, मास्टर कहते थे उनसे। जो अंग्रेजी जानने का बाले का था उसको कुछ वो एक याद नहीं आ रहा, कुछ शब्द वो बोलते थे, बहुत बोल रहे हो तो उन्हें अंग्रेजी के प्रति उनका उतना लगाव नहीं था, आंग्ल भाषा के प्रति। लेकिन अरबी, फारसी, उर्दू और बंगला, 4-5 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। और एक बचपन में कोई आते थे सिखाने घर में। शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध था उनके घर में, क्योंकि बड़े भैया और पिताजी शिक्षित परिवार के थे, तो वो परंपरा से उन्हें, उनके पिताजी भी अच्छे उस समय के कुछ कविताएं लिखते थे, वो कविताओं कभी तो उन्होंने अपने बेटे को इस तरफ प्रेरित किया। तो उनके घर में शिक्षा का माहौल था, लेकिन स्वाध्याय कोई उस तरह का नहीं कि। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आशा शर्मा ने, व्यक्तिगत रुचि, खान पान, पहनावा, दिनचर्या। ये सुंदर सवाल के बारे में हम बताएंगे। उनका एक तो ये था कि पहले वो जो पहनते थे पगड़ी और जो एक परंपरागत पोशाक, कड़े वड़े और जैसे पहनते थे, लेकिन आजादी के आंदोलन के बाद उन्होंने वो सब दाढ़ी वो सब हटा के फिर उन्होंने कुर्ता और धोती पहनना शुरू किया। खान पीन में ये था कि उन्हें शायद सबको पता है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन उन्हें बासी पूरी खाना बहुत पसंद था। बासी पूरी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, ताजी पूरी नहीं खाते थे। जब वो पूरी एक दिन बाद उनको इतनी प्रिय थी कि उनके नाश्ते में बासी पूरी आती थी, ये था। और दिनचर्या उनकी इतनी अच्छी थी, काकी बताती है, उनको बताती है कि वो सुबह उनका अध्ययन, दोपहर में थोड़ा-सा विश्राम और 6 बजे उनका चाय, वो खट-खट जैसे दरवाजे पर वो कहते थे कि अब चाय का या उसका नाश्ते का टाइम हो, और शाम का खाना वो जल्दी खाते थे। वो सूर्य डूबने के पहले ही खाना खा लेते थे। ये मुझे उनके बारे में पता है। और उसके बाद वो उनका सुबह जल्दी उठना, शाम रात को 10 बजे तक। उनका एक और प्रिय काम था, वो प्रिय काम था कि पाठों की चिट्ठियाँ पढ़ना। वो हर चिट्ठी का खुद जवाब देते थे। उनके घर में बहुत सारी चिट्ठियों का भंडार है और वो चिट्ठियों का जवाब देते थे। इसलिए उनका एक पीरियड था, 10-11 बजे डाक उनके पास जाती थी, एक शाम को जाती थी। डाक को देखना, पढ़ना और उनका जवाब देना। उनके पास मिलने वालों की बहुत संख्या थी, बहुत लोग थे। दूर-दराज से उनसे मिलने वाले आते थे, अक्सर आते ही रहते थे। और मठरी और बेसन के लड्डू
घर में उनके लिए रखते रहते थे। यहाँ तक कि जब वो दिल्ली में राज्यसभा के वो बने, तो उनके घर में जितने भी साहित्यकार आते थे, चिरगांव से कहते हैं कि कनस्तर भर-भर के मठरी और लड्डू जाते थे। नाश्ता उनके घर में हमेशा रहता था और लोग जो थे साहित्यकार बंधु वो आते ही कहते थे दद्दा के यहाँ चलो और हमें वही खाना है। तो वो जो खान-पीन का खास ध्यान रखने वाली जिया थी, मतलब उनकी पत्नी हम लोग जिया कहते हैं और पूरा उनका मंडली दिल्ली में लगती थी। तो बहुत मतलब साधारण खाना था उनका और उस खाने में बासी पूरी उनका प्रिय खाद्य था। ये जो जानकारियाँ घर जी से मुझे मिली। जी। योगेंद्र आहूजा जी, आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे श्रोता दर्शक जुड़े हैं जो आज के इस कार्यक्रम और आपको सुनकर बहुत ज्यादा जानकारी उनको मिली है और आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। भारतेंदु कश्यप जी आपका स्वागत कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। महेश पुनेठा जी, राकेश बिहारी जी आपका स्वागत कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को साधुवाद दे रहे हैं। शिवी सिंह है, कह रही है प्रेरणादायक यात्रा है आपकी, चिरगांव से जेएनयू और फिर लंबी यात्रा है शिवी। रजनी जी की आत्मानुभव और भोगा हुआ यथार्थ ज्यादा प्रभावी लगता है, ये शिवी सिंह की टिप्पणी आ रही है। भारतेंदु कश्यप लिख रहे हैं सार्थक बातचीत हो रही है, बहुत सधा हुआ संचालन। बहुत सारे श्रोता लगातार शुरुआत से हमारे साथ रजनी जी जुड़े हुए हैं और आपको सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है अभी पिछले महीने हमने दद्दा की जयंती मनाई और शिवेंद्र चौहान जुड़े। स्त्रियों के प्रति सच्चा सम्मान हमारे समाज को अभी सीखना शेष है, कितना सत्य कहा आपने। शिवेंद्र चौहान ने लिखा सुंदर और प्रेरणादायी वक्तव्य, अच्छी बातचीत चल रही है, भारतेंदु कश्यप लिख रहे हैं। विनोद दास ने लिखा, विनोद दास जी स्वागत कर रहे हैं। गुप्त जी के बारे में आधुनिक संदर्भों को आत्मीयता से बता रही है रजनी जी। सौरभ जी लिख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता हमने स्कूल में पढ़ी थी, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जी, मुझको उन्होंने बहुत माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। लिख रहे हैं बहुत दिल को छूने वाली कविता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबके बहुत करीब है ये कविता। गुप्त जी के घर पर बहुत पहले अपने बैंक के साथियों के साथ गया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने रजनी जी की तस्वीरें देखी, वो बहुत हाल में ही गई थी और कितनी सारी यादें साझा कर रही थी। शिवेंद्र जी ने लिखा महात्मा गांधी ने उन्हें उपाधि दी, बिल्कुल। महेश पुनेठा जी संचालन की भूमिका में, बहुत शुक्रिया आपका। योगेंद्र आहूजा जी सुंदर और प्रेरक वक्तव्य जी। भारतेंदु जी का बहुत एक बार फिर से मैं आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ रजनी जी। और विदुष पैटर्न, हाँ, क्या उनकी निजी वेदना वाली रजनी गुप्त जी के श्रम और मन से काम किया है नवीन जोशी जी ने, और ये काम आपको उनकी रचनाओं में, और जब मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि जो जीवनी परक उपन्यास में वो दिखता है। किशन कालजई ने आपको नमस्कार भेजा है। मनमोहन सिंह रावत, महान कवि के बारे में रजनी गुप्त जी द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। देवांशु पाल नमस्कार भेज रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अभिनंदन किया। आशा शर्मा जी ने कहा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा। प्रज्ञा जी, बिंदु त्रिपाठी, अंकित नागवाल, कंचनजंघा पत्रिका, अनवर शामिल, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, किशन कालजई, पंकज मित्र और रूपा सिंह जी भी रश्मि जी की वॉल से जुड़ी और आपको सुनना। सभी आपको साधुवाद भेज रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्रकाश डांगी जी नमस्कार कर रहे हैं। मैं विदुष पैटर्न परिवार की ओर से रजनी जी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण समय अपना दिया और ढेर सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। मुझे उम्मीद है कि आपका
सानिध्य हमें समय समय पर मिलता रहेगा। मैं उन सभी दर्शकों और श्रोताओं के प्रति आभारी हूँ जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और अपनी टिप्पणियों से इस चर्चा को समृद्ध करते रहे। पुनः सभी का बहुत-बहुत आभार। उजास के इस कार्यक्रम में अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया रश्मि का, विशाल का और बिंदु पैटर्न्स टीम का, और जो कार्यक्रम इतने अच्छे से करवा रहे हैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपका कार्यक्रम यूं ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और उम्मीद है कि जो सुनने वाले हैं वो कुछ उच्च उच्च कोटि के जो साहित्यकार हैं, क्लासिक रचनाकार हैं, उनसे कुछ ना कुछ जरूर प्रेरित हों।